ओके, गुड इवनिंग। आज आप लोग नंबर्स में काफ़ी दिख रहे हो, अच्छा लग रहा है। ओके, टाइम नहीं गवाते, सीधा स्टार्ट कर लेते हैं। आएगा, एक मिनट। करंट अफेयर्स का ये जो हमारा सेशन है, इसमें मैं मई के फर्स्ट वीक यानी मई फर्स्ट से लेकर आज तक, आज की तारीख क्या है, 9। तो ये 9 दिनों का करंट अफेयर्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और इसमें आज ढेर सारे क्वेश्चन भी है। और मैं चाहता हूँ कि शुरुआत हम इसी से करें, क्वेश्चन से। सो आई हैव समथिंग फॉर यू। ये यूपीआई, आप सभी लोग जानते हो कि यूपीआई क्या है, इस्तेमाल भी करते हो यूपीआई इस टेक्नोलॉजी का। ओके, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब इस यूपीआई को कुछ साल पूरे हुए हैं। कितने हुए हैं मुझे पता है, पर मैंने जानबूझ के यहाँ पे एक ब्लैंक्स रखी हुई है। आपके पास 1 मिनट का वक्त है, ये पूरा पैसेज पढ़ना है आपको, और इस पैसेज में अप्रोप्रिएट वर्ड फिलअप करना है। समझ में आया? तो करंट अफेयर्स को हम स्टार्ट करें इस एक्सरसाइज के साथ। अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। देखो क्या हो सकता है, कौन कौन से हो सकता है, पढ़िए और बताइए। 1 मिनट है, सोचिए। मैं जिनसे पूछूंगा वो बताएंगे फिर बाद में। थिंक अबाउट दिस। On 2026, the Unified Payment Interface completed years of operation. UPI now accounts for nearly this much percent of global real-time payment transaction. In financial year 2025-26, the annual transaction value crossed a staggering 314 lakh crores. यूपीआई सिस्टम का बैंकों पे क्या इंपैक्ट पड़ा है, ये 2 लाइंस में आपको समझ में आता है। द फोकस इज नाउ शिफ्टिंग टू यूपीआई एटीएम एंड क्रेडिट ऑन यूपीआई। फॉर बैंक्स दिस मीन्स अ सिग्निफिकेंट, यहां पे आपको अप्रोप्रिएट वर्ड लिखना है, रिडक्शन, राइज और फास्ट, इसमें से कोई एक। इन द कॉस्ट ऑफ कैश मैनेजमेंट, बट ब्लैंक में फिर से डिक्रीज या इंक्रीज, इसमें से कुछ अप्रोप्रिएट आपको फिलअप करना है। बट एंड ब्लैंक burden on server infrastructure and cyber security। यूपीआई का इंपैक्ट बैंकिंग सिस्टम पे ये रहा, और यूपीआई के ये कुछ कंप्लीशन की यहाँ पे चीजें हैं। समझ में आया क्या करना है इसमें? अप्रोप्रिएटली फिलअप करना है सही वर्ड्स के साथ। यहाँ ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। ओके, सोच लिया? मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ ताकि पढ़ लो आप। यहाँ पे एक्सपेक्टेड है डेट, यहाँ पे एक्सपेक्टेड है ईयर, यहाँ पे एक्सपेक्टेड है नंबर। सोचिए। आप सोच रहे हो तब तक मैं आपको कुछ और भी बताता हूँ। यूपीआई इंडिया में एनपीसीआई नाम के इंस्टीट्यूशन ने बनाया है। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसने बनाया है। यह एनपीसीआई इंडिया में एटीएम के नेटवर्क को चलाता है। इंडिया में रिटेल पेमेंट को हैंडल करता है, आरबीआई नहीं करता। आरबीआई इंडिया में होलसेल पेमेंट को ही हैंडल करता है। एनपीसीआई इंडिया में रुपए का डेबिट कार्ड सिस्टम चलाता है। रुपए डेबिट कार्ड, इंडिया का खुद का डेबिट कार्ड सिस्टम। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसी ने यूपीआई बनाया है। होपफुली इतनी इंफॉर्मेशन के बाद आप लोग अब मुझे बता सकते हो, मैं जिनसे पूछूंगा वो बताएंगे। ठीक है? हाँ कहो ना कहो, कुछ तो कहो।
इंडिया में अभी तक डेमोक्रेसी है? कुछ तो बोलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। चलो, आपसे स्टार्ट करते हैं। यहां पे क्या डेट आएगी? यहाँ फर्स्ट। नो आइडिया। यस। नहीं। यूपीआई तो इस्तेमाल करते होंगे ना? मई। सर डेट पूछ रहा हूं, आप मंथ बता रहे हो। क्योंकि मैं मई मंथ्स का करंट अफेयर्स आपको पढ़ा रहा हूं, तो इन्होंने सोच लिया मई तो मंथ होगा ही, पक्का है, वो तो है ना? अच्छा, रैंडमली फेंको ऐसी कोई भी, शूट, जस्ट शूट। हाँ, 11 और 12 अप्रैल। अप्रैल। अच्छा, 11 और 12 अप्रैल। मैं मई मंथ्स का करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, मई 1 से लेकर 8 मई तक का। आप अप्रैल क्यों जा रहे हो? मैं हिंट दे रहा हूं, नहीं हुआ है। जो भी डेट है वो 1 से 8 के बीच की है। हाँ, अब आप काम कर रहे हो। 5 में, 3 में। एक मई 1 2026 को इंडिया में यूपीआई शुरू होकर कितने साल बन गए? कितने साल पूरे हुए? 1 मई 2026 को उसको कितने साल पूरे हुए हैं? इसका हिंट ऊपर लिखा है। 10। 10 साल पूरे हो गए, एक डिकेड पूरा हो गया उसको। 2016 मई 1 को लॉन्च हुआ था यूपीआई इंडिया में। मई 1 2016 को लॉन्च हुआ था। 10 साल पूरे हो गए। आने वाले एग्जामिनेशन में यूपीआई को लेकर पहले पूछेंगे आपसे। अब ये यूपीआई कौन सा ट्रांजैक्शन है? होलसेल ट्रांजैक्शन है या रिटेल? रिटेल ट्रांजैक्शन है। रियल टाइम ट्रांजैक्शन है या फिर डिलेड ट्रांजैक्शन है? रियल टाइम है ना? तो दुनिया में जो भी रियल टाइम ट्रांजैक्शन होते हैं, उसमें आधे से ज्यादा, तो आधे ही यूपीआई के जरिए होते हैं। यहां नंबर जो आएगा वो 49% है। 49%। और पिछले साल 2025-26 इस फाइनेंशियल ईयर में 314 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ यूपीआई से। 314 लाख करोड़। नंबर समझो ये। 314 लाख और फिर करोड़। इतने अमाउंट का ट्रांजैक्शन यूपीआई से हो रहा है। क्योंकि हम इंडियंस हर छोटी छोटी ट्रांजैक्शन के लिए, 5 रुपए के चाय के लिए भी यूपीआई करते हैं। तो यूपीआई पे ओवरऑल ट्रांजैक्शन बहुत बड़ा नंबर है ये। 314 लाख करोड़ का। ये बात समझ में यहां तक? अब यूपीआई की वजह से बैंकिंग सिस्टम पे क्या इंपैक्ट पड़ा है? अगर आप इस वक्त आपके बैंक की पासबुक उसको प्रिंट करने जाओ, तो पासबुक के पेजेस कम पड़ेंगे। क्योंकि यूपीआई से किया गया हर छोटा ट्रांजैक्शन आपके बैंकिंग पासबुक पे आएगा। हम करते नहीं है। अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करते हो, तो वहां पे बैंक्स आपको मिनी स्टेटमेंट और पहले 150 ट्रांजैक्शन दिखाते हैं। वो आपके लास्ट 150 ट्रांजैक्शन बैंक शो करती है। आपने कौन सा ट्रांजैक्शन करा, किसको करा, सब कुछ। यूपीआई का फायदा यह है कि हमारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, और वो ट्रांजैक्शन कभी भी चेक कर सकती है डिपार्टमेंट ऑफ द इनकम टैक्स। तो सरकार को पता है कि किसने किसको पैसे क्यों, कब, किस लिए भेजे। यूपीआई का बैंकिंग सिस्टम पे इंपैक्ट क्या पड़ा? अब यूपीआई अलग अलग चीजें करने वाला है। सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए यूपीआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होगा अभी। लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था यूपीआई सर्कल, याद है? यूपीआई सर्कल याद है ना? पक्का? आप थे ना लास्ट लेक्चर में? यूपीआई सर्कल क्या है बताओ? भूल गए? लास्ट टाइम यूपीआई ने नई फैसिलिटी लॉन्च करी, यूपीआई सर्कल। मैं एनकरेज करूंगा जिनको यूपीआई सर्कल नहीं क्या है नहीं पता, वो देख लो कि यूपीआई सर्कल क्या है। एक शॉर्ट में बता देता हूं। यूपीआई चलाने के लिए आपका ना बैंक अकाउंट होना जरूरी है। लेकिन अगर आप माइनर हुए, स्कूल जाने वाले हुए, या आप माँ बाप हुए जो बूढ़े हो चुके हैं,
ऐसे लोग खुद का बैंक अकाउंट खोल नहीं सकते, या अगर खोल भी तब चला नहीं सकते, और ऐसे लोगों को कुछ रोजमर्रा की चीजों पे खर्च करना पड़ता है, टैक्सी का किराया या मोबाइल फोन का रिचार्ज, या सब सारी चीजें। ऐसे में मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास यूपीआई आईडी है, बैंक अकाउंट मेरे पास है, और मैं मेरे करीबी रिश्तेदार, बच्चे हो गए, माँ बाप हो गए, बूढ़े हो गए, उनको अपने ही यूपीआई से हर एक को मैं ज्यादा से ज्यादा 15,000 की लिमिट सेट करके यूपीआई इस्तेमाल करने दे सकता हूं। वो उनके फोन से मेरा यूपीआई चला सकते हैं, उनको बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं। इसको कहा गया यूपीआई सर्कल। तो यूपीआई स्टार्ट हुआ सिर्फ ट्रांजैक्शन से, लेकिन अब धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी ट्रांजैक्शन के साथ साथ अब यहां तक आ पहुंची है, यूपीआई एटीएम। यानी एटीएम मशीन को एक्सेस करने के लिए अभी आपको कार्ड की जरूरत नहीं, उसको यूपीआई एटीएम कहा गया। आपका सिर्फ यूपीआई नंबर डालो और एटीएम मशीन को ऑपरेट करो। और सामने आ गया यूपीआई क्रेडिट, यानी बैंक अब धीरे धीरे क्रेडिट कार्ड वगैरह देना बंद कर देंगे, आपको क्रेडिट कार्ड इशू किया जाएगा आपके यूपीआई ट्रांजैक्शन पे। तो ये दो नई फैसिलिटी अब धीरे धीरे आने वाली है। अब आप बात समझो, जैसे जैसे यूपीआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है, वैसे वैसे बैंक के लिए कुछ चीजें बर्डन बन गई और कुछ चीजें आसान हो गई। यूपीआई की वजह से हम लोग अब कैश की डिमांड कम कर रहे हैं, लेकिन कैश का इंपॉर्टेंस कम नहीं हुआ है। हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं आजकल, और कैश अपने पास कम रख रहे हैं, तो बैंकों को भी कैश उनके तिजोरी में कैसा रखना पड़ रहा है अब, कम, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा कैसा ट्रांजैक्शन करें, यूपीआई। तो कैश बैलेंस कम रखना पड़ रहा है बैंकों को। तो यहां पे क्या आएगा, रिडक्शन या राइज या फास्ट, रिडक्शन। अब आप मुझे बताइए नीचे वाले में क्या आएगा, इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड। यूपीआई ट्रांजैक्शन बढ़ने से बैंकों को अब वो टेक्नोलॉजी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सर्वर, वो सब सारी चीजें अपने खुद की मेंटेन करनी पड़ती है, तो वो खर्चा उधर बढ़ रहा है। इधर कैश बैलेंसेस को रखने का खर्चा बैंकों का कम हो रहा है, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी का, उसको मेंटेन करने का खर्चा बढ़ता है। क्योंकि धीरे 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 अब बैंक जाने की जरूरत आपको कम पड़ेगी, क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग आ चुकी है, सारा ऐप के थ्रू हो रहा है। ये चीजें समझ में आई? यही चीज मैंने इस तरफ लिखी हुई है, यहां पे देखो। मई 1 2026 को यूपीआई को 10 साल पूरे हो चुके हैं। 49% दुनिया का रियल टाइम सेटलमेंट में 49% शेयर भारत के यूपीआई का है। यह अपने आप में यूपीआई का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। बैंकिंग सेक्टर पे उसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है यूपीआई का, यूपीआई से नई नई फैसिलिटी आ रही है, जैसे कि माइक्रो यूपीआई एटीएम और यूपीआई क्रेडिट। लेकिन बैंकों पर बर्डन बढ़ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का। ये चीजें समझ में आई? ओके, ये तो हमारा बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स रहा। अब आगे मैं आपको इस आदमी की फोटो दिखा रहा हूं। इनको जानते हो? देखे, अच्छे दिख रहे हैं ना? ये आशुतोष गोवारीकोर साहब है। लगान पिक्चर का नाम सुना है आपने? आमिर खान की लगान पिक्चर, वो लगान पिक्चर इन्होंने बनाई थी, डायरेक्टर उसके। अब ये पिक्चर वाला आदमी, फिल्म वाला आदमी, ये न्यूज में क्यों है? ये न्यूज में इसलिए है, जैसे ऑस्कर होता है ना? म्यूजिक का क्या होता है, कौन सा अवार्ड? फिल्मों का ऑस्कर अवार्ड, तो म्यूजिक का कौन सा अवार्ड? साइंस और लिटरेचर के लिए नोबेल, फिल्मों के लिए ऑस्कर, तो म्यूजिक के लिए ग्रैमी या ग्रैनी या ग्रैनी, मी, यस, म्यूजिक के लिए ग्रैमी अवार्ड्स। ये तो दुनिया के बड़े बड़े अवार्ड्स हुए। इंडिया में फिल्म के लिए एक फिल्म फेस्टिवल इंडिया में रेगुलरली होता है, हर साल होता है, और गोवा में होता है, इंडिया का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस बार भी होने वाला है, उसका डेट फाइनलाइज नहीं हुआ है।
इंडिया का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हमेशा गोवा में होता है। अब उस फिल्म फेस्टिवल के चेयरपर्सन इनको चूज किया गया, ये बने हैं। सो आशुतोष गोवारिकर, इनको इंडिया के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के डायरेक्टर या चेयरमैन चुना गया है। तो ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इनके प्रेसिडेंसी में होगा। कहाँ होता है ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? गोवा। सिंपल वन लाइनर फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ठीक है। और फिर थोड़ी बहुत मैंने इंफॉर्मेशन यहां लिखी है कि इंडिया का ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 1952 से स्टार्ट है, गोवा में होता है, गोवन सरकार के हेल्प से होता है। अब यहाँ पे इंडिया का सिनेमा शोकेस किया जाता है, दुनिया भर के बड़े बड़े डायरेक्टर को बुलाया जाता है, उनके सिनेमा यहाँ पे स्क्रीनिंग की जाती है और सिनेमा को लेकर बातें करते हैं। आप चाहे मानो ना मानो, सिनेमा का इम्पैक्ट बहुत पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल, बहुत ज्यादा। धुरंधर का इम्पैक्ट आप लोगों ने खुद देखा, और कभी कभार आप उस इम्पैक्ट में खुद भी बह गए। सिनेमा इंडिया में बहुत पावरफुल मीडियम है, आप उसको सिर्फ एंटरटेनमेंट एंगल सोच के नजरअंदाज नहीं कर सकते। इंडिया में अगर आप सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। सिनेमा इंडिया में सबसे बड़ा हथियार है मासेस को इन्फ्लुएंस करने का। क्योंकि आपको शायद किसी के बारे में पता हो नहीं पता हो, लेकिन फिल्म स्टार्स के बारे में पहले पता रहता है। और हम इंडियंस हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार कोई ना कोई मूवी देखते ही है। और एक और जानकारी आपको बता दूं, दुनिया में सबसे ज्यादा मूवी बनाने वाला कंट्री इंडिया है। 10,000 के आसपास मूवीज बनते हैं इंडिया में। बॉलीवुड, टॉलीवुड, ये ऐसे वुड वुड है यहाँ पे, समझ में। और हॉलीवुड में लगभग 1000 के आसपास मूवी बनते हैं, चलते वो है, हम सिर्फ बनाते रहते हैं, ठीक है। इंडियन सिनेमा इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। आई बात समझ में मैं क्या कह रहा हूं? ओके। ऐसा कोई नहीं होगा इंडिया का, एक भी इंडियन ऐसा नहीं होगा जिसने सिनेमा नहीं देखा होगा। उसी सिनेमा का इतना गहरा इंपैक्ट आया कि 2 साल पहले एक पॉलिटिकल पार्टी बनी, पार्टी का नाम है टीवीके। 2 साल पहले पॉलिटिकल पार्टी बनी और 2 साल के बाद उस पॉलिटिकल पार्टी का लीडर तमिलनाडु में सरकार बना रहा है। कितना इंपैक्ट होगा सोच के देखे। एक फिल्म स्टार की पार्टी पॉलिटिक्स में सीएम बनेगा, ह्यूज इंपैक्ट होता है भारत में। तो ये बात ध्यान रखना। मैं किसकी बात कर रहा हूं? आशुतोष गोवारिकर, लगान फिल्म का डायरेक्टर। बाय द वे, लगान फिल्म ऑस्कर की रेस में पहुंची थी लेकिन मिल नहीं पाया उसको ऑस्कर। अब इंडिया में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, ये सारे 7-8 दिनों की बात मैं आपको बता रहा हूं। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, न्यूज में है। मैंने यहां पे उस प्रोजेक्ट को लेकर डिटेल्स यहां पे लिखी हुई है। ये डिटेल, इस प्रोजेक्ट में क्या क्या शामिल है वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसा लिखा है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस प्रोजेक्ट के तहत एक टाउनशिप बसाई जाएगी 16,610 हेक्टेयर जमीन पे। एक टाउनशिप यानी एक सिटी बसाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट के तहत एक एयरपोर्ट बनाया जाएगा जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा। ग्रीनफील्ड समझ में आता है? इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड। ये जो स्क्वायर में फ्लाईओवर था बन रहा है, वो पहले था क्या? जब कहीं पे कुछ नहीं होता और आप नया बनाते हो उसको कहते हैं ग्रीनफील्ड। पहले से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है और उसमें आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो, दुरुस्ती कर रहे हो, उसे कहते हैं ब्राउनफील्ड। तो ये वर्ड याद रखना आप। तो ये फ्लाईओवर किसका एग्जांपल बनेगा? ग्रीनफील्ड। समझ में? और आपके घर में स्टेयरकेस है, उनको हटाकर आप उसमें लिफ्ट लगा रहे हो, प्रोजेक्ट को क्या कहेंगे? ब्राउनफील्ड।
तो उस जगह पे बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनाने वाले हैं वो, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। साथ ही साथ वहां पे एक पावर प्लांट भी लगाने वाले, सोलर पावर प्लांट, इतनी कैपेसिटी का। एक और चीज, उस जगह पे बहुत बड़ा पोर्ट भी बनने वाला है। पोर्ट, शिपिंग पोर्ट बनेगा। शिपिंग पोर्ट मेनली कंटेनर का होगा, कंटेनर पोर्ट बनेगा वहां पे, कंटेनर पोर्ट जिसकी ये कैपेसिटी रहेगी 14.2 मिलियन TEU, 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट। अब ये सारे टेक्निकल चीज़ है, तीन चीज़ें याद रखो। बहुत बड़ा कंटेनर पोर्ट बनने वाला है, बहुत बड़ी टाउनशिप बनने वाली है, बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है। आपको वो प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करना है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? वाइजाग प्रोजेक्ट, कराई कलन प्रोजेक्ट, द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट या कोच्चि प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट के डिटेल्स भारत सरकार ने इस एक हफ्ते के न्यूज़पेपर में पान भर भर के भेज भेज के दिए, और आपने उस पेपर के ऊपर चिवड़ा खाया होगा शायद। कौन से प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं मैं? कौन से प्रोजेक्ट? अच्छा, डू यू नो समथिंग अबाउट इट? कुछ जानते हो इसके बारे में? नहीं, या बस रैंडम गेस है? करंट अफेयर्स में ना गेस 10 में से एक आध बार चल जाएगा, पर अगर आपको गेस करने की बार बार अगर हैबिट हो गई तो करंट अफेयर्स पढ़ोगे नहीं फिर आप लोग। सिर्फ गेस मत करो, आप ये सोचो कि यार इस एक हफ्ते में जो भी मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा है न्यूज़पेपर से या ऑनलाइन देखा है, क्या मेरे पढ़ने में ये प्रोजेक्ट गया क्या? जिन लोगों ने पढ़ा होगा और जिनके पढ़ने में ये नहीं गया, उन्होंने शायद स्टैंडर्ड लेवल की पढ़ाई नहीं करी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को लेकर बड़े कॉन्सिक्वेंसेस भी है, पॉलिटिकल इशू भी बन रहा है ये प्रोजेक्ट। अब इतने हिंट देने के बाद आप बताइए कौन से प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। एक और चीज समझो, यहाँ पोर्ट बनने वाला है, यहाँ पे एयरपोर्ट बनने वाला है और टाउनशिप बनाने वाली है। ये सारा ठेका एक ही आदमी को गया है। अब आप समझ सकते हो कि मैं कौन से आदमी की बात कर रहा हूं। तीनों चीजें एक ही कंपनी को गई है, ठीक है, और हम सब पढ़े लिखे हैं। और राइट, द प्रोजेक्ट का नाम है द ग्रेट निकोबार। कहा है द ग्रेट निकोबार? अंडमान, वहां पे। ये कहां पर है? अंडमान निकोबार में है? वही तो मैं कह रहा हूं, वहां नहीं है। कहां है फिर ये? कहीं तो होगा। अच्छा, इंडिया में है क्या? कहां पर है द ग्रेट निकोबार? कहां पर है? कौन से राज्य में है? लास्ट, उसके पीछे वाले। द ग्रेट निकोबार कहां पर है? निकोबार कहां पर है? इंडिया में कौन से स्टेट में? साइड में है। आइलैंड है ना वो? कौन से ओशन में आता है? इंडियन ओशन में आता है या पैसिफिक ओशन में आता है? तो थोड़ा बहुत जानकारी अंडमान निकोबार के बारे में रख लो, खासकर एसएससी सीजीएल वाले। आपको अंडमान निकोबार के लिए हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कितने आइलैंड्स है, टोटल में से कितने आइलैंड्स हैबिटेबल है, आइलैंड्स के बीच के चैनल्स को क्या नाम दिया जाता है, कौन से आइलैंड्स पे एक्टिव वोल्केनो मिलता है, कौन से आइलैंड्स पे कौन से ट्राइब्स रहते हैं, क्या इकोसिस्टम है वहां की, क्या डाइवर्सिटी है, पूछा जाएगा। तो एसएससी सीजीएल वाले ध्यान रखें। और जीके में द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को अभी चल रहा है, करंट में है। करंट में इसलिए है क्योंकि निकोबार, अंडमान निकोबार इंडिया का सबसे समृद्ध जंगल वाला हिस्सा है। जैसे इंडिया का वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट इंडिया के नाम सुने होंगे आपने। कोंकण से स्टार्ट होता है, नीचे तमिलनाडु तक जाते हैं और यहां पे श्रीलंका और अंडमान निकोबार तक पहुंचते हो। इंडिया की सबसे डेंस फॉरेस्ट,
सबसे ह्यूज रीचनेस ऑफ द डाइवर्सिटी यहां मिलती है। यहाँ ऐसे ऐसे पेड़ है, जीव जंतु है जो शायद दुनिया में और दूसरी किसी जगह पे नहीं मिलते। बायोडाइवर्सिटी का ये एक हॉट स्पॉट है। अब ऐसी जगह पे आप लोग ये सब बनाने वाले हो, सरकार बनाने वाली है, पेड़ों को काटा जाएगा, हैबिटेट लॉस होगा कई एनिमल्स का, तो एनवायरमेंटल के बड़े कंसर्न है। और वहां की पॉलिटिकल पार्टीज, अंडमान निकोबार की पॉलिटिकल पार्टीज, अंडमान निकोबार की एक सीट आती है लोकसभा में, अपोज कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को। ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो है वो नहीं सुनेगा। बात समझ में आई? द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, ध्यान रखना इसको। हाँ, एक और चीज, इंडिया का सुप्रीम कोर्ट कहां पे बैठता है? नागपुर में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में? वो चाहे तो किसी और जगह भी बैठ सकता है क्या? हाँ, ऑफ कोर्स, वो चाहे तो किसी और जगह भी बैठ सकता है, तब उसको बेंच कहा जाएगा। जैसे नागपुर में हाईकोर्ट की बेंच है नागपुर बेंच, बॉम्बे बेंच है, संभाजी नगर की बेंच है, पुणे बेंच है। उसी तरह से इंडिया में सुप्रीम कोर्ट कहीं पे भी बैठ सकता है, जहां भी वो बैठेगा उसको उसकी बेंच कहा जाएगा, पर अभी है नहीं उसकी कोई बेंच। अभी भी सरकार ने यह सोचा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नंबर बढ़ा दिया जाए। सरकार ने सोचा है, कैबिनेट ने डिसीजन लिया है, केंद्र सरकार कैबिनेट उसने डिसीजन लिया कि जजेस का स्ट्रेंथ, जजेस का नंबर जो सुप्रीम कोर्ट में है उसको बढ़ा दिया जाए। कितना कर दिया जाए? 33 से 37। तो आपको यह पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ द जजेस कितने हैं इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में? इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पकड़कर 33 प्लस 1 34 जजेस है। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 34 जजेस है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। अब सरकार ने सोचा है कि और 4 नए जजेस बनाते हैं, 4 नई पोजीशन ओपन करते हैं। तो जजेस का टोटल नंबर अब बन जाएगा 34 से इतना, ठीक है, इतना 37 तक जजेस लेके जा रहे हैं, प्लस 1 ऐड करो उसमें चीफ जस्टिस, तो टोटल हो जाएगा 38। और यहां उसके मैंने डिटेल्स लिखे हुए हैं। ओके, तो नंबर आपको याद रखना होगा। टोटल जजेस बन जाएंगे, टोटल इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस 38, विदाउट हिम 37। यहां तक समझ में आई? अब एक और बात चीज हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी, उनको मिलने वाले अलाउंसेस, उनको दी जाने वाली पेंशन्स, सुप्रीम कोर्ट का सारा खर्चा, सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर्स, सुप्रीम कोर्ट के क्लर्क्स, सुप्रीम कोर्ट के प्यून, सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसेस, वहां के इलेक्ट्रिसिटी, सारा खर्चा कौन करती है? पहला ऑप्शन खुद सुप्रीम कोर्ट, दूसरा ऑप्शन भारत सरकार, तीसरा ऑप्शन दोनों, चौथा ऑप्शन मुझे क्या पता। ठीक है, 4 ऑप्शन है। सुप्रीम कोर्ट का सारा खर्चा कौन उठाती है? ऑप्शन क्या दिए, समझ में आया ना? और इसका जवाब क्या होगा? पूछ रहे हो कि बता रहे हो? पक्का? हाँ, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट? दोनों, दोनों, भारत सरकार। सुप्रीम कोर्ट, इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले नंबर बढ़ रहे हैं। हाँ, हाँ, बोथ। तुमको पता है या लगता है कि दोनों उठाते होंगे? नहीं, हाँ, इसका जवाब है सारा खर्चा उठाती है सुप्रीम कोर्ट का भारत सरकार, सारा का सारा खर्चा। लेकिन लेकिन एक और चीज, भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट के खर्चे को मना नहीं कर सकती, रिजेक्ट नहीं कर सकती, कम नहीं कर सकती। जितना दिया जा रहा है उतना ही खर्चा उसको मंजूर करना पड़ेगा, या फिर
बढ़ा के दे सकती है, घटा नहीं सकती। यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी कट नहीं कर सकते, एक तो एज इट इज रख सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। अच्छी बात है ना। अब आपको भी ऐसी पोजीशन पे जाना है जहां पे आपकी सैलरी नीचे की तरफ नहीं आएगी, वो एज इट इज रहेगी या फिर बढ़ेगी। ऐसी कौन सी पोजीशन से सोचो। अगर प्राइवेट में जॉब करोगे तो वहां छोड़ दो, सैलरी मिलेगी भी नहीं मिलेगी ये नहीं पता। ऐसी वो पोजीशन जहां पे आपकी सैलरी गवर्नमेंट कट नहीं कर सकती, खुद गवर्नमेंट कट नहीं कर सकती, इन सारी पोजीशंस को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, सारी की सारी। तो जो भारत के इलेक्शन कमिश्नर्स है, जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स है, इनकी सैलरी कट ही नहीं हो सकती, कभी भी कट नहीं कर सकते। सिर्फ एक सिचुएशन में कट कर सकते हैं, अगर देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी हो तो। इनकी सैलरी एक तो वही के वही रहेगी या फिर बढ़ेगी, और हमेशा बढ़ते ही रहती है। बाय द वे, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, टफ है पर बहुत जोरदार है। पूरे बैंकिंग फील्ड में यह सबसे टॉप की पोजीशन मानी जाती है। मतलब आप आईबीपीएस का क्लरिकल या आईबीपीएस का पीओ, या एसबीआई का क्लरिकल एसबीआई का पीओ, ये सब सारी चीजें इसके लिए छोटी है। मैं बात कर रहा हूं आरबीआई की, उसमें ग्रेड बी ऑफिसर्स की वैकेंसी आई है। हालांकि वैकेंसी बहुत कम है, जस्ट 2 नंबर्स, 60, सिर्फ 60 वैकेंसीज है। फिर उसमें भी कास्ट वाइज सीट्स आती है। ओनली 60 वैकेंसीज आई है, पर आरबीआई का ग्रेड बी ऑफिसर पूरे बैंकिंग और फाइनेंस फील्ड की सबसे क्रीम पोस्ट है, सबसे क्रीम। मतलब उनकी सैलरी 1,54,000 से स्टार्ट होती है। अब आपको कितनी पोस्ट चाहिए? 60 में से एक, खत्म। गणित समझ गए ना। आपको 60 में से कहा 10-12 चाहिए, एक ही चाहिए। टफ है, प्रोसेस अपने आप में टफ है। नॉर्मली आईबीपीएस पीओ जैसी नहीं होती है सब। प्रीलिम है, मेंस डिस्क्रिप्टिव है, ऑब्जेक्टिव भी है मेंस, फिर इंटरव्यू का फेज है, फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट है। वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे आप राज सर से बात कर लेना। जिनको भी वो देना है ग्रेड बी, मैं इनकरेज करूँगा बिल्कुल दीजिए ग्रेड बी, बहुत ज़रूरी है। लाइफ आरबीआई की बहुत अलग है, ये बैंकों जैसा नहीं होता। रीजनल मैनेजर इस पोस्ट से मेरे घर वाले एसबीआई से रिटायर्ड हुए हैं, और जब मैं उनसे बात करता हूँ तो उनका ये कहना है कि हम एसबीआई बैंक एक बहुत बड़ी डीमार्ट जैसी किराना दुकान है बैंकों की। हमारे यहाँ ऑफिसर्स आते रहते हैं हर साल, नए नए रिक्रूटेड, और जब उनको काम बर्दाश्त नहीं होता छोड़ देते हैं, और हम कहते जाओ। हम नहीं रोकते बोले हमारे ऑफिसर्स को, सीधा रिजाइन कर देते काम का बर्डन देखकर। बोला क्यों नहीं रोकते आप, आपको यंग ब्लड की जरूरत नहीं है क्या? बोले बहुत लोग हैं बोले काम मांगने वाले, एसबीआई में काम करने के लिए चाहने वाले लोग बहुत है। तो जो कोई पीओ अगर नया नया ज्वाइन हुआ है और बर्डन झेल नहीं पाया, उसको सीधा हो, नहीं जम रहा है रिजाइन करो, ऐसा ही बोल देते बोले हम, जाओ बोले यहां से। लेकिन एसबीआई और आरबीआई जमीन आसमान का फर्क है। आरबीआई का ग्रेड बी ऑफिसर आरबीआई का पहला ऑफिसर होता है, फर्स्ट ऑफिसर, ग्रेड बी। फिर वहां से स्केल आगे चलती है, सी डी ई एफ जी ऐसी स्केल चलती है। और वहां की लाइफ बहुत ही अलग है दोस्तों, बहुत अलग है। आपको जो पर्क्स प्रिविलेजेस, रहने के ठिकान जो मिलेंगे, जो लाइफस्टाइल मिलेगी, बहुत अलग है। तो मैं सभी को इनकरेज करूंगा कि उसके फॉर्म अभी चालू है, जरूर भरिए। टफ है, डिफिकल्ट है, पर इम्पॉसिबल नहीं है, जरूर भरे। सबसे क्रीम पोस्ट है पूरे बैंकिंग फील्ड की,
अंडरस्टैंड दिस? ओके, अब थोड़ी बातें मैं यहां पे आपको एक और बता देता हूं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल 124, ये रहा वो आर्टिकल 124। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 ये बोलता है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसका एक चीफ जस्टिस होगा और पार्लियामेंट डिसाइड करेगी उतने नंबर के जजेस होंगे वहां पे। यानी जजेस का नंबर कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट एक लॉ बना के डिसाइड करता है। तो यहाँ पे जब शुरू में इंडिया में जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट बनी थी, शुरू में इंडिया में सुप्रीम कोर्ट बनी थी, तो उसके पास कितने जजेस थे? कितने? इंडिया की सुप्रीम कोर्ट कब बनी? कब बनी कुछ पता है? 26 जनवरी 1950 इस तारीख को इंडिया की सुप्रीम कोर्ट बनी। और उसमें 7 + 1 8 जजेस थे। 8 जजेस से स्टार्ट करी सुप्रीम कोर्ट, आज कहां तक पहुंची है? 34 तक पहुंची है। सरकार कितना करना चाहती है? 38। कैसे करेगी सरकार? पार्लियामेंट के जरिए एक लॉ बनाएगी। यहां पे वो लॉज के नाम लिखे हुए हैं, द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1960। ऐसे अलग अलग लॉज बना दिए। ये हो गए, ठीक है, बात समझ में आई? ये एक्ट है सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट, ये पहला एक्ट है 1956। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है? जजेस का नंबर कितना होगा? मोर देन 7 अदर जजेस। मुझे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जजेस का नंबर 7 जजेस प्लस एक चीफ जस्टिस 8, और जजेस का नंबर पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, नंबर बढ़ाना है कि नहीं, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन ने कब से स्टार्ट करा? ये कितने नंबर के साथ स्टार्ट करा? 7 + 1। अब इस 7 में और कितना इंक्रीज करना है कौन करेगा डिसाइड? पार्लियामेंट। फिर पार्लियामेंट एक लॉ बनाएगी। पार्लियामेंट ने ये लॉ बनाया पहली बार, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस 1956 एक्ट। इसने ये नंबर 10 तक लेके गया। फिर और लॉ बनाते गए, 13 पे चला गया, फिर और लॉ बनाते गए, ऐसा करते 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 हम कहां तक पहुंचे? 33 तक। अब कैबिनेट ने सोचा है कि 33 से हम वो नंबर कर देंगे 37, चीफ जस्टिस को छोड़कर। क्यों जजेस की नंबर बढ़ाने की जरूरत है? ऑब्वियसली इंडिया का सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा कोर्ट है। ये सुप्रीम कोर्ट में सारे केसेस आते हैं, लोगों के केसेस आते हैं, गवर्नमेंट्स के केसेस आते हैं, कंपनीज के केसेस आते हैं। कितने केसेस आते हैं सोच के देखिए। इतने सारे केसेस को डिस्पोज करने के लिए सिर्फ 34 आदमी। नाइंसाफी है ना? ये नंबर बड़ा होना चाहिए। इंडिया जिस स्केल का कंट्री है, जिस स्केल का कंट्री है, सुप्रीम कोर्ट में जजेस का नंबर 100 और सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस कई जगह होने चाहिए। अभी आपको सुप्रीम कोर्ट में जाके केस लड़ना है तो सीधा दिल्ली भागना पड़ेगा, और दिल्ली बहुत दूर है, हमारे लिए नहीं परवड़ता। तो सुप्रीम कोर्ट के कई जगह पे बेंचेस होने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नंबर भी बड़ा होना चाहिए। अभी तो सरकार बहुत बहुत लेके कितना लेके आ रही है? 37 तक। ठीक नहीं है, और ज्यादा होना चाहिए। समझ गए बात है? अब आजकल टीवी में आप जब क्रिकेट मैच देखते हो तो ओवर खत्म होने के बाद, खासकर आईपीएल के ओवर खत्म होने के बाद, कुछ एड्स बार बार आया करती थी कि अपनी टीम बनाओ और जीतो करोड़ों रुपए। कुछ ऐसे ऐड आती थी, राइट? ड्रीम 11, हाँ, रम्मी खेलो, ये खेलो, वो खेलो। अब आप मेरे को बताइए, दो चीजें ठीक से बताना। जुआ खेलना या जुआ लगाना, ये आर्ट है? ये कोई आर्ट है, कोई कला है, या फिर ये चांस का गेम है? सोच के बताइए। जुआ खेलना, जुआ लगाना अच्छी बात है बुरी बात है उसमें नहीं पड़ेंगे। अगर आप अच्छी बात है ये कहोगे तो आप उस गेम को आर्ट कहोगे। अब हमारे देश में ना एक प्रॉब्लम करी गई है। वो प्रॉब्लम क्या है? उसी के चलते सरकार ने आप देखिए ऑनलाइन गेम शो, ऑनलाइन
लॉटरीज, ये सारी चीजें सरकार ने एकदम से बैन कर दी। ड्रीम इलेवन, ये सारी कंपनियां डूब गई अब, क्योंकि सरकार ने ऑनलाइन गेम शो जिसमें पैसा दिया जाता है, जिसमें आप पैसा देके खेलते हो गेम, वो बैन कर दिया। 2 साल पहले बैन कर दिया। क्यों बैन करा? इस वजह से स्किल और चांस, इसके बीच सरकार ने भेद करा है। सरकार ने ऑनलाइन गेम शो को गेम ऑफ चांस माना है, गेम ऑफ स्किल नहीं। और सरकार को लगता है कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म में ढेर सारा करप्शन का पैसा इस्तेमाल में लाया जाता है, या फिर ऑनलाइन गेम शो के जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग, या फिर ऑनलाइन गेमिंग शैडो बैंकिंग को बढ़ावा देती है। और यह सब ऑनलाइन गेमिंग को इंडिया में बंद कर दिया। देखिए, गेमिंग मार्केट इंडिया में बहुत बड़ा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है गेमिंग मार्केट। आज के ज़्यादातर यूथ तो गेम ही खेलते रहते हैं, बराबर। तो गेमिंग मार्केट इंडिया का बढ़ रहा था, एकदम से सरकार ने कट कर दिया उसको, खासकर ऑनलाइन गेमिंग को बंद करके। कैसे बंद किया ऑनलाइन गेमिंग को? सरकार ने ये कानून लागू करा। कानून का नाम है द प्रॉग एक्ट 2025। ये कानून सरकार ने लागू कर दिया, द प्रॉग एक्ट 2025। ये एक्ट ऑनलाइन गेमिंग को इंडिया में बैन करता है। कानून का नाम है प्रिवेंशन ऑफ रिस्की ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। ये इस हफ्ते में लागू हुआ इंडिया में। 25 में एक्ट बनाया और लागू अभी करवाया, मई में। तो इस एक्ट के चलते भारत में कोई भी ऑनलाइन गेमिंग नहीं चला सकते, बैन कर दिया गया। और सरकार ने ऐसा क्यों बैन करा? इसके वजह से सरकार को लगता है कि ये आपको फर्क करना चाहिए, क्रिकेट सट्टा है क्या या स्किल है, और कौन जीतेगा ये सट्टा है क्या? तो आईपीएल पे कितनी बेटिंग लगती है? बहुत ज्यादा ना। तो वो बेटिंग सही है या गलत है? अच्छा, क्या बेटिंग सट्टा लगाने में स्किल का इस्तेमाल नहीं होता? तो गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस कैसे डिफरेंशिएट करोगे? जुआ जब खेलते हो तो उसके कुछ नियम होते हैं, जुआरू को वो नियम पता होता है और वो नियम में अपना स्किल लगाता है। वो पत्ते ऐसा फेंकता है, पत्ते ऐसे करता है, वैसा करता है। मुझे एक बात बताइए, चेस गेम ये गेम ऑफ लक है या गेम ऑफ स्किल है? वहां पे एकदम गेम ऑफ स्किल बता दिए। और ऑनलाइन गेमिंग चांस। यहाँ चांस होता है या फिर यहाँ पे भी मैथमेटिक्स होता है? ऑनलाइन गेमिंग में भी मैथमेटिक्स होता है या चांस होता है? लॉटरीज में भी चांस होता है या मैथमेटिक्स होता है? मैथमेटिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। आपको मैथमेटिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी पता है ना, कि कितने राउंड में किस तरह के रिजल्ट्स आएंगे? ये कुछ जानते हो कि नहीं? सरकार ने यह कहा कि हम ऑनलाइन गेम को क्यों बंद कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन गेम को गेम ऑफ चांस समझते हैं, गेम ऑफ स्किल नहीं, लक वाले समझते हैं हम इसको। और लोग उधारी में पैसा ले लेके ऑनलाइन गेम शो में पैसा लगाते थे, करते थे लोग। अब भारत के लोग तो कुछ भी करते हैं। तो सरकार ने बैन कर दिया बेकार में ऑनलाइन गेम शो को, राइट। अब जैसे टिकटॉक को बैन करने से क्या हो गया, कई स्टार्स हमारे मर गए, बेचारों का घर चलता, सरकार ने टिकटॉक बैन कर दिया। वापस आ गया टिकटॉक अभी, हाँ वापस आया। मैंने एक्चुअली लड़कों को रोते हुए दिखा है टिकटॉक बैन होने के बाद, क्योंकि उनको लगता था कि टिकटॉक उनकी जिंदगी है। जो रेगुलर इंस्टाग्राम पे, उसको लगता है कि इंस्टाग्राम उसकी जिंदगी है। इंस्टाग्राम की लत लगने वाला कोई भी लड़का लड़की अगर कहीं घूमने जाएगा या जाएगी,
ऐसा हो नहीं सकता कि वो सारी चीजें इंस्टाग्राम के पोस्ट ना करे। इनफैक्ट वो घूमने के लिए जाते हैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के लिए। ये बात समझ में आई? अब ये यहां एक वर्ड लिखा हुआ है SCB, RCB नहीं, हा SCB स्टैंड्स फॉर, ये वर्ड काफी यूज किया जाता है बैंकिंग फील्ड में, स्टैंड्स फॉर, SCB स्टैंड्स फॉर सक्करदरा, हाँ करियर बोर्ड, कहा क्या, वो तो डी आ गया। SCB क्या होता है? हाँ सिकंदराबाद सेंट्रल बोर्ड, अरे कुछ तो बोलो। SCB भाई लोग कुछ तो बोलो, SCB क्या होता है? बैंकिंग फील्ड में SCB ये टर्म बहुत कॉमन है, ट्राई करो क्या होता है SCB। नहीं पता, लास्ट। अरे अच्छा, जब आपको पता नहीं होता है और आप कुछ भी जोड़ जाड़ के बातें जब बताते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल रहा है कि जोड़ जाड़ के बताते हो। खैर, इसी को शायद गेस कहते हैं। थोड़ा क्लोज क्लोज गेस करो बस। आप बताइए SCB क्या होता है? नहीं पता। लास्ट बेंच, SCB क्या होता है? SCB स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, बापा बापा, वाह 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 वाह। SCB क्या होता है? सिंपल क्रेडिट। आप जरा देखो लोग कैसे कैसे सोचते हैं, हाँ? कितना इंद्रधनुषी सोचते हैं लोग। सिंपल क्रेडिट, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, हाँ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, उसका बड़ा भाई SCB, अरे वाह। SCB, ओके लास्ट, किसी एक से, कोई भी एक बताना चाहे तो खुद से बता दो, गलत हुआ सो हुआ, मैं जज नहीं करने वाला। बॉयज टेक द चांस, जस्ट शूट, जस्ट हिट, लगा तो लगा, नेगेटिव मार्किंग थोड़ी है। SCB नहीं। अच्छा, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, अरे रे रे रे, कौन पढ़ा है आपको जीके है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, क्या ये पता नहीं है आप लोगों को? कमर्शियल बैंक, वो भी कौन सी? शेड्यूल्ड। इंडिया में शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक किसको कहा जाता है? ICICI शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, SBI शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का स्टेटस इंडिया में RBI देती है। उन सभी बैंकों को शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कहा जाता है जिनका नाम RBI के सेकंड शेड्यूल में लिखा हुआ है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, ये पब्लिक भी है, ये प्राइवेट भी है, और ये फॉरेन वाली भी है। अब मैं आपको जो बता रहा हूं वो क्लियर कोर फाइनेंशियल और बैंकिंग वाला है। 2025-26 में इंडिया में शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों ने कितने रुपए का लोन दिया? कितने रुपए का लोन दिया, किस सेक्टर को लोन दिया, लोन का ग्रोथ रेट क्या रहा? देखो ये बात बहुत जरूरी है। अगर बैंक लोन दे रहे हैं इकोनॉमी में और लोग लोन ले रहे हैं, इसका मतलब है कि इकोनॉमी ग्रो करेगी, प्रोडक्शन बनेगा, एक्टिविटी होंगी। तो एक नंबर होता है, जो नंबर होता है कि बताता है कि इकोनॉमी कितना लोन उठा रही है, इसको लोन ऑफ टेक बोलते हैं। लोन ऑफ टेक, कि कितना लोन उठा रहा है, पिछले साल कितना उठाया था पूरे इकोनॉमी ने, अब कितना उठा रहा है। और हम क्या चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोन लिया जाए, हर साल क्रेडिट की ग्रोथ बढ़ती जाए। लोन एक्सपांशन मींस बिजनेस एक्सपांशन, बिजनेस एक्सपांशन मींस GDP एक्सपांशन।
दैट मीन्स इकोनॉमी ग्रोइंग। तो क्रेडिट ग्रोथ रेट ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है इकोनॉमी के हेल्दीनेस को चेक करने का। तो सरकार ने 2025-26 में नंबर दिए, क्रेडिट के नंबर दिए। 212.9 लाख करोड़ रुपए का लोन मार्च 2026, 31 मार्च 2026 इस तारीख को 212 करोड़ रुपए का, लाख करोड़ रुपए का लोन आउटस्टैंडिंग था। भारत के शेड्यूल कमर्शियल बैंकों में से बैंकों ने जितना भी लोन दिया, कितना लोन बाकी था? 212 लाख करोड़ रुपए का लोन। यही नंबर अगर आप पिछले साल देखो तो पिछले साल के कंपैरिजन में यह नंबर कितना ज्यादा है? 29.2 लाख करोड़। मतलब 2025-26 में बैंकों ने ज्यादा लोन दिया एज कंपेयर टू 24-25। और हमारी क्रेडिट ग्रोथ रेट ऐसी रही। ये नंबर आप देखेंगे, ये नंबर 2024-25 के नंबर है और ये नंबर है 25-26 के। ये एग्रीकल्चर के लिए है, ठीक है, ये दूसरा इंडस्ट्री के लिए है, ये तीसरा सर्विसेज के लिए येलो बैंड, और ये वाला जो बैंड है ये वाला ये पर्सनल लोन का बैंड है। और ये जो नंबर दिख रहा है 10.4, 8.2, 12, ये नंबर ग्रोथ रेट शो कर रहा है कि एग्रीकल्चर लोन में कितने ग्रोथ रेट था। जैसे 2024-25 में एग्रीकल्चर का लोन 10.4% से बढ़ा, तो वही एग्रीकल्चर का लोन 25-26 में कितने परसेंट से बढ़ रहा है? 15.7%। यानी एग्रीकल्चर की क्रेडिट ग्रोथ रेट ज्यादा मिली। उसी तरह से आप देखो 8.2 ग्रोथ रेट थी 24-25 में इंडस्ट्री की, अभी कितनी मिली है? 15.50, 15% ग्रोथ रेट। पर्सनल लोन की ग्रोथ रेट देखो कितनी ज्यादा है, 16.2। पर्सनल लोन मतलब आप पैसा मांग रहे हो और अपने हिसाब से खर्च करना चाहते हो, दैट इज पर्सनल लोन। ये रहे लोन की ग्रोथ रेट। और ओवरऑल जब अगर मैं देखो, भारत में लोन दो तरह से कैटेगराइज किए जाते हैं। वन इज फूड क्रेडिट, जो एग्रीकल्चर को दिया जाता है उसको फूड क्रेडिट बोलते हैं। और इंडस्ट्री सर्विसेज और बाकी को जो लोन दिया जाता है उसको कहा जाता है नॉन फूड क्रेडिट। तो यहां पे एक लाइन आपको दिख रही है, ये ग्रीन वाली लाइन। ये ग्रीन वाली लाइन क्या शो करती है? नॉन फूड क्रेडिट यानी नॉन एग्रीकल्चरल लोन। तो नॉन एग्रीकल्चर लोन है कितने? 10.9% से बढ़ा था प्रीवियस ईयर्स। अब कितने अमाउंट से बढ़ रहा है? 16% से बढ़ रहा है नॉन फूड एग्रीकल्चरल क्रेडिट। अब यहां पे ये जो नंबर्स है, क्या मुझे ये सारे नंबर्स याद रखने होंगे? मेरा हमेशा का सवाल। नहीं, कुछ ही नंबर्स याद रखने हैं काम के, और कुछ चीजें सिर्फ समझना है। समझने वाली बात, सभी सेक्टर का क्रेडिट ग्रोथ रेट मिला है, सभी सेक्टर में क्रेडिट ग्रोथ रेट हुआ है। ओवरऑल नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ रेट कितना है? 15.9%। अब आप मुझे सोच के बताइए, भारत के बैंक्स जो लोन देते हैं उसमें सबसे बड़ा हिस्सा किस लोन का है? एग्रीकल्चर सबसे छोटा है, बहुत छोटा हिस्सा है एग्रीकल्चर लोन का। सबसे बड़ा हिस्सा पर्सनल लोन का है, 1/3 पर्सनल लोन। और पिछले 4 से 5 सालों में इंडियंस की आमदनी नहीं बढ़ी है, हमारी इनकम नहीं बढ़ी है रियल टर्म्स में। मतलब अगर आप 2012 में ग्रेजुएट होते, 2012 में ग्रेजुएट होते और तब आपको पहली जो सैलरी मिलती और अभी आपको जो पहली सैलरी मिल रही है फ्रेशर को, दोनों सैलरी में फर्क नहीं है। महंगाई पकड़े तो कोई फर्क नहीं है। यानी डे बाय डे, ईयर बाय ईयर एवरेज इनकम इंडियंस की कम होती जा रही है। और जो रिच लोग हैं इंडिया में, उनकी इनकम, मतलब ये समझो आप कि एयरटेल के सीईओ की इनकम बढ़ रही है लेकिन एयरटेल के स्टाफ की नहीं बढ़ रही है। एयरटेल का प्रॉफिट दुगना तिगना हो रहा है लेकिन स्टाफ की इनकम रुकी हुई है या घट गई है।
इस ऐसे दौर में इंडिया इस वक्त सीईओज और कंपनी का प्रॉफिट्स एक्सपोनेंशियल और कर्मचारियों की सैलरी फ्लैट, और जो महंगाई चल रही है उसके वजह से तो और नीचे आ रहे हैं हम। इसलिए मैं आपसे कह रहा था ऐसा जॉब चूज करो जिसमें आपको हेल्दी और हैंडसम पैसा मिलेगा, क्योंकि यकीन माने एक क्लरिकल के सैलरी में आपका घर नहीं चल सकता, पीओ की सैलरी में भी घर नहीं चल सकता, अगर आपका घर नागपुर, पुणे या मुंबई में है तो नहीं चल सकता। डे बाय डे चीज़ें बहुत महंगी होती जाएगी, और इतनी महंगाई को तोड़ने के लिए आपके पास पैसा, जितने रेट से महंगाई बढ़ती है उतने ज़्यादा रेट से आपकी इनकम बढ़नी चाहिए। नंबर बताइए। 500 रुपये पर क्विंटल, 500 रुपये पर क्विंटल, 350 रुपये पर क्विंटल, 365 रुपये, 450 रुपये। आज गन्ना खरीद के लेके आऊंगी, फिर पता चलेगा। ओके, 350। अच्छा लगता है नंबर 500। यहाँ पे 501 लिखा होता तो हम दान ऐसे देते ना, 501 मिला ले, है ना। वेल सभी लोग ध्यान रखेंगे कितना रुपए मिला है इस बार, 365। ये नंबर इंपॉर्टेंट है। इस साल सरकार मिनिमम प्राइस गन्ने के लेकर कितना देने वाली है, 365। अब अगर सरकार 365 को बढ़ाकर अगले साल 400 रुपए अगर कर देगी तो शुगर का भाव क्या होगा? मतलब वो कम होगा या बढ़ेगा? बात समझ में आई? कैसे एफआरपी या एमएसपी हमारे कमोडिटी के प्राइसेस को इंपैक्ट डालती है। सरकार ने एमएसपी या एफआरपी बढ़ाई तो इधर कमोडिटी के प्राइसेस भी बढ़ते हैं, और बिना शुगर के इंडियंस का हो नहीं सकता कुछ भी, कुछ भी नहीं हो सकता। इंडिया के लोग है बड़े कड़ू, खाते बहुत शुगर है। देखो हम मराठी लोग तिड़ गुड़ घ्या, गोड़ गोड़ बोला, यही कहते आ रहे हैं, आज तक गोड़ नहीं बोल पा रहे। हर साल खिलाते लोगों को, उनका घर का भी खाते। लड्डू खाए तो मुंह में ऐसा, मुंह इतने गंदे लड्डू बनाए, छी, इसके अच्छे तो मेरे लड्डू है। लेकिन सामने वाला आदमी पूछता है, कैसे है हमारे लड्डू? अजय वाह 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 वाह। गलत बात है। लड्डू खाने से अगर कोई मीठा बोलता तो सबसे अच्छे हलवाई बोलते। सारी चीजें मन से आती है, मन से। हमारे गांव में बोला जाता है, मनी नए भाव देवा मला पाव। नहीं हो सकता। अब आगे, हाँ, एलपीजी के प्राइसेस, कमर्शियल सिलेंडर के प्राइसेस सरकार ने कितने बढ़ाए? कमर्शियल, हाँ, हाउस होल्ड सिलेंडर नहीं, घर का लाल सिलेंडर नहीं, वो दुकानों में जाने वाला नीला सिलेंडर बड़ा। कमर्शियल सिलेंडर के प्राइसेस कितना बढ़ा है? कितना बढ़ा दिए? 993। अब वो कितने का आ रहा है? 3000 के रेट में आ रहा है। सीधा प्राइसेस बढ़ाकर 993 कर दिए, 1000 रुपए प्राइसेस बढ़ा दिया। अब आप सभी लोग, आप चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मम्मी पापा के पास जाओ और उनसे पूछो, माँ बाप आजादी से लेकर आज तक कभी भी आपने जिंदगी में इतने एलपीजी सिलेंडर के भाव देखे थे क्या? चाहे बीजेपी के हो आपके मम्मी पापा या कांग्रेस को, कोई भी हो, आपको जवाब मिलेगा नहीं। बहुत हद से ज्यादा महंगाई में जी रहे हैं अपन लोग। और कई वो पगला आदमी उधर बैठता है व्हाइट हाउस नाम की जगह पे, धमकी दे देता है, और इधर हमारी वाट लगती है। मतलब हमारे घर का चूल्हा पेटेगा नहीं पेटेगा उसके ऊपर डिपेंड है। क्या है दुनिया, क्या ही कंट्री है यार अपनी। छी, छी। ये 1 मई कौन सा दिन होता है?
करेक्ट, महाराष्ट्र दिवस. अजून कोणता दिवस असतो? लेबर डे क्यों मनाया जाता है 1 मई को? ये उसका हिस्ट्री है. जैसे अपने यहाँ पे सीताबड़ी मार्केट है, ठीक है, ये बुधवार मार्केट है, हाँ, कॉटन मार्केट है. वैसे ही एक और मार्केट था जिसमें लेबर लोगों ने आंदोलन करा, और जिस दिन करा वो तारीख 1 थी. फिर उस दिन से वो आंदोलन पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया गया, 1 मई, लेबर डे. मार्केट का नाम ये हे मार्केट. अफेयर का मतलब वो अलग, हाँ, वो नहीं. हे मार्केट अफेयर, ये इंटरनेशनल लेबर डे, इसकी हिस्ट्री यहां से स्टार्ट होती है. ईयर देखिए क्या है, 1886, तब से हो रहा है 1 मई, लेबर डे. और भाई हर कोई मजदूर है, एवरीबडी इज वर्कर, लेबर. स्टूडेंट भी लेबर होता है. क्रेडिट ऑन यूपीआई का मतलब क्या है? जल्दी बताइए, फिर अपने को जाने का है. और इसका जवाब है, पढ़ लो, जवाब दे दो. क्रेडिट ऑन यूपीआई का मतलब क्या है? बस आराम से बनाया जा सकते हैं, नहीं? यू अंडरस्टैंड द क्रेडिट ऑन यूपीआई. तो रिप्लेस ट्रेडिशनल क्रेडिट कार्ड, प्रोवाइड स्मॉल टिकट लोन्स थ्रू द यूपीआई इंटरफेस, अलाउ एनआरआई टू बोरो इन आईएनआर, एलिमिनेट द नीड फॉर द केवाईसी. ऐसा कुछ नहीं. आंसर इसका बी है कि छोटे छोटे कर्जे लोगों को यूपीआई के जरिए दे दो. छोटे छोटे कर्जे, माइक्रो फाइनेंस, यूपीआई के जरिए. 5,000 का लोन दे दो, 25,000 का लोन दे दो, 50,000 का लोन दे दो. ऐसे लोन, छोटे छोटे कर्जे, इसको कहा गया है क्रेडिट ऑन यूपीआई. आपके ट्रांजैक्शन देख के आपको लोन दिया जाएगा. अगर आपके ट्रांजैक्शन अच्छे, हेवी है, यूपीआई से आप लाखों के ट्रांजैक्शन करते हो, आपको ज्यादा लोन ऑफर किया जाएगा. आप हजार हजार के ट्रांजैक्शन करो, आपको कम लोन ऑफर करेंगे. आप ट्रांजैक्शन नहीं करो, कोई नहीं पूछेगा. समझ में आई? ओके, क्रेडिट ऑन यूपीआई. ऑलराइट. इस एक हफ्ते में जो कुछ हुआ मैंने आपको बताया, आपने मुझे सुना, सहा, थैंक यू. लेकिन आप लोग ठीक से करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहे हो, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है. क्योंकि आप लोगों से और ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, इन्वॉल्वमेंट एक्सपेक्टेड है, क्रॉस क्वेश्चनिंग एक्सपेक्टेड है. वो नहीं हो रहा है. एंड दैट इज नॉट गुड फॉर बोथ इधर ऑफ अस. ठीक है? ओके, तो ये चीज समझ गई? ओके, ऑलराइट, ठीक है. दैट्स फॉर ऑल टुडे.